नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम जो कल आपने पेपर दिया था शनिवार को 12 बजे मॉक टेस्ट दिया था आरएएस का, उसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे साइंस पार्ट का। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था साइंस में, और देखो क्वेश्चन वही दिए गए थे जो मैंने पढ़ाए हैं पिछली क्लासेज में, उनसे ही संबंधित रखा है ताकि आप अपनी जांच कर सको, एवोल्यूशन कर सको। तो पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल से, कि गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। पता ही आपको कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु हैं, ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु हैं, वो एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं। ठीक है साहब, और वो बल कितना होता है उसका हमने ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं। ज्यादा मैं डिटेल इसकी बता नहीं पाऊंगा समय के कारण, क्योंकि सॉल्यूशन देना जरूरी है। और यदि आपको ज्यादा डिटेल पढ़नी गुरुत्वाकर्षण बल की, क्यों पूरा चैप्टर है, तो आप मेरी वीडियोज हैं क्लास 24 आरएएस पे, मयंक शर्मा, वहां आप देख लेना, पूरा बताया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट गुरुत्वाकर्षण है, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से सरल तरीके से बताया। तो गुरुत्वाकर्षण बल को ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ो, ये क्या क्या कह रहे हैं। पहला, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे विश्व में कहीं हो। बिल्कुल यूनिवर्सल नियम है गुरुत्वाकर्षण का। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, हर जगह समान रूप से लागू होता है, विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी सभी पिंडों पे सभी कणों पे अप्लाई होता है। ये पहला बिल्कुल सही है साहब। दूसरा, ये एक क्षीण बल है। हाँ, कमजोर बल तो है ही। ये बताओ कैसे, कि मैं अभी खड़ा हूं धरती पे, तो क्या मैं चिपक गया? नहीं चिपका ना, मैं चल सकता हूं। यदि स्ट्रांग होता तो मुझे चलने ही नहीं देता। तो ये कमजोर बल है। ये हमें इसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मैं अर्थ पे खड़ा तो हूं, पर मैं चिपक नहीं गया इससे, इससे मैं जकड़ नहीं लिया, इसने मुझे बांध के नहीं रख लिया, परमानेंट टेम्पररी रोका हुआ है मुझे। सही है ना, तो कमजोर बल होता है, ये बहुत कमजोर बल है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी। तीसरा, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल कहलाता है। बिल्कुल सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल नॉर्मल नाम है इसका, सामान्य नाम जो सब पे लागू होता है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का दूसरा नाम है गुरुत्वीय बल। एक ही बात है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कह दो या पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कह दो, एक ही बात है। अर्थात तीनों आंसर सही है, तो ये चौथा सही है, डी। आंसर क्या? डी, मतलब सभी सही हैं। ठीक है, और ज्यादा पढ़ना है आप मेरी वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सेकंड देखो आप, निम्न में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है, कि कौन कौन सी घटनाएं जो गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल लॉ है उससे संबंध रखती हैं, मतलब ये कहां कहां अप्लाई होता है, और उसकी गणना कैसे करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ये फॉर्मूला है F बराबर G m1m2 बटे r स्क्वायर। सिंपल। तो पहला देखो, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी पे बांधे रखता है, वरना हम उड़ जाते, बल नहीं होता तो हम हवा में तैर रहे होते। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, हाँ, चंद्रमा हो पृथ्वी के चारों ओर, या सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, ये सब कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो चंद्रमा कभी चक्कर नहीं लगाए, ना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। तो ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला। और ये जानना है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, पूरा अच्छे से समझाया होगा उसमें, है ना। तीसरा बच्चों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बता चुका हूं, तीनों सही है इसके आंसर। आंसर इज डी, सभी की। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। गुरुत्वाकर्षण बल के क्वेश्चन थे 2, सॉल्व हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई, नेत्र के बारे में, मानव नेत्र, वो मैं पढ़ा चुका हूं वीडियो, उसमें दिया हुआ है सब कुछ। 3 वीडियो हैं, 3 में मानव नेत्र के बारे में, उसकी संरचना और कार्य पद्धति। तीसरा, मानव नेत्र में कौन कौन से दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद आदि पढ़ लेना आप है जो। अब क्वेश्चन देखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई भाई, देखना आप है जो, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। ये आंख है, ऐसे जैसे भी बनती है, मुझसे डायग्राम ऐसे ठीक से शायद बना नहीं। ये बच्चों लेंस है आंख का, ये इसकी आइरिस वगैरह हो गए, प्यूपिल वगैरह, ये थोड़ा ऐसे भाग उठा हुआ रेटिना हो गया। यहां ये क्या है? रेटिना है, ये रेटिना है, दृष्टि पटल जिसे कहते हैं। रेटिना पे इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, लेंस से टकराने के बाद प्रकाश रेटिना पे फोकस होता है, और रेटिना पे जब तक नहीं टकराएगा प्रकाश, प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप में नहीं देख सकते।
ठीक है, रेटिना पे बनेगा जब ही स्पष्ट दिखेगा, वही आंखें 6/6 कहलाई जाती हैं जो एकदम रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना से आगे बन जाए या रेटिना के बियॉन्ड बन जाए, पीछे बन जाए, प्रतिबिंब क्लियर नहीं दिखाई देगा, कोई ना कोई दोष आ जाएगा। वही दोष ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कब कम होती है, पहले फोकस दूरी जानते हैं। देखो 2 मिनट, ये लेंस है, नेत्र लेंस है, ये दिस इज नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस कौन सा है ये पता है ना, कैसा लेंस होता है आंखों में हमारी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल। देखना ये लेंस और ये रेटिना, इनके बीच की दूरी है क्या, ये बीच का है इनका अक्ष, एक्सिस ऑफ द आई, अक्ष है, आंख का अक्ष है ये। लेंस और किसके बीच में, किसके बीच में, रेटिना के बीच में, दृष्टि पटल के बीच में, ये दूरी कहलाती अक्ष, ये आंख का अक्ष है। ठीक है साहब, अब ये कह रहा फोकस दूरी कम हो जाए। अब फोकस दूरी मतलब यहां कोई बिंदु होता है एफ, फोकस, इतना ही याद करें, लेंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो एफ मतलब फोकस दूरी होती है, लेंस की एक निश्चित दूरी होती है, लेंस से एक निश्चित दूरी पर बिंदु होता है एफ, फोकल, जो फोकस करता है लाइट को, फोकल होता है। ठीक है साहब, अब ये कह रहा है इसकी दूरी कम हो गई, इसकी दूरी कब कम होगी बताओ, ये फोकस दूरी कम कह रहा है, फोकस दूरी कब कम होगी पता है ना आपको, जब ये लेंस मोटा हो जाएगा, ये लेंस थोड़ा फैल जाएगा, फोकस दूरी कम होगी तो फैल जाएगा लेंस, फैल जाएगा मतलब मोटा हो जाएगा लेंस। लेंस मोटा हो गया मतलब क्या है, लेंस मोटा होने का मतलब है फोकस दूरी कम हो गई, अर्थात लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। जब लेंस ना मोटा हो जाता है, सैलारी मसल उसको दबा देती है, लेंस पक्षमावी पेशियों से जुड़ा होता है और पक्षमावी पेशियां लेंस को दबा देती हैं, और जब लेंस को दबाएंगी पक्षमावी पेशियां तो लेंस हो जाएगा मोटा, और जब लेंस मोटा होगा तो उसकी क्या, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब अभिसारी गुण बढ़ जाएगा। और वो क्या होता है कन्वर्जिंग पावर, कि वो जल्दी मिला देगा, मिलाता है। कन्वर्जिंग पावर मतलब प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो जब फोकस दूरी कम होगी ना बच्चों, तो लेंस मतलब मोटा, तो ये जल्दी मिला देगा, नियर मिला देगा प्रकाश की किरणों को, और जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा ना वो रेटिना के आगे बनेगा, रेटिना पे बनना चाहिए। दोबारा मैं समरी करता हूं इसकी, रेटिना पे बनना चाहिए क्या, प्रतिबिंब। लेकिन लेंस हो गया मोटा, क्यों, फोकस दूरी हो गई कम, लेंस मोटा हो गया, मतलब पक्षमावी पेशियों ने लेंस को दबा दिया, लेंस हो गया मोटा, फोकस दूरी हो गई कम, उससे क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी लेंस की। कन्वर्जिंग पावर मतलब मिलाने का गुण, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का गुण, और वो बढ़ गया ना, तो लेंस, जो प्रकाश आ रहा है ना, टकराने वाला प्रकाश, टकराया प्रकाश लेंस से, तो रेटिना के आगे वो मिल जाएगा। देखो ऐसे प्रकाश आया ना तो वो यहां टकरा जाएगा, यहां पे मतलब रेटिना से आगे टकरा गया, और रेटिना से आगे टकरा रहा है मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष है। निकट मतलब मायोपिया, कि नजदीक का तो दिखाई दे रहा है क्लियर, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। अब इसको सही कैसे करें, आप मेरी वीडियो में देख लेना, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। इसको सही करने के लिए क्या करना है, इसका विपरीत ले लो, कि ज्यादा नजदीक कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, नजदीक कन्वर्ज कर रहा है, तो दूर कन्वर्ज हो, डाइवर्ज हो जाए बस। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बताओ, तो डाइवर्जिंग लेंस होता है ये वाला, दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, ये लेंस होता है डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं हम अवतल लेंस। अवतल माने कॉनकेव, बस डाइवर्जिंग लेंस ले लो, रेटिना पे एकदम एग्जैक्ट इमेज बन जाएगी। आपको ज्यादा इसकी देखना है, मतलब ज्यादा जानना है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, सारे दोष बताए, नेत्र बताया, आप मेरी वीडियो देख लेना, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो बताओ, निकट दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो रही है, बिल्कुल निकट दृष्टि दोष होगा। अब अगला देखते हैं हम। ठीक है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया, नेत्र लेंस में एडजस्टमेंट कैसे होता है, समायोजन करता है लेंस, कैसे करता है, देखो कि ये लेंस है, लेंस बना रहा हूं मैं, आंख नहीं बना रहा, लेंस ही लेंस बना रहा हूं, ध्यान देना कि लेंस होता है आंख का, ये दोनों साइड से पक्षमावी पेशियों से जुड़ा होता है, पक्षमावी पेशी, और इधर भी पक्षमावी पेशी। तो ये क्या करती है पक्षमावी पेशी, लेंस को दबा सकती है, लेंस को
लंबा कर सकती हैं। जब दबाएंगी लेंस को तो मोटा हो जाएगा, और जब लेंस मोटा होगा तो क्या होगा, फैलेगा, और लेंस मोटा होगा तो कर्वेचर बढ़ जाएगा लेंस का, लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी। जब दबा रही है पक्षमापी पेशी लेंस को, जब उसकी कर्वेचर बढ़ जाएगा, वक्र हो जाएगा लेंस अधिक, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब अभिसारी गुण बढ़ जाएगा लेंस का, अर्थात प्रकाश की किरणों को नियर जल्दी इकट्ठा कर देगा। ठीक है साहब, इससे क्या होगा, नजदीक की वस्तु आसानी से देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्या होगा, जब पक्षमापी पेशियां लेंस को रिलैक्स छोड़ देंगी, शिथिल छोड़ देंगी, उसको ढीला छोड़ देंगी, तो लेंस लंबा हो जाएगा, और जब लेंस लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, लेंस लंबा होगा तो उसका कर्वेचर कम हो जाएगा, लेंस की वक्रता कम हो जाएगी, वक्रता कम हो जाएगी तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और दूर की वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। अर्थात हमारा लेंस आंखों का एडजस्टेबल होता है, इसी को समायोजन कहते हैं, नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ एन आई, सिंपल। ओके, और ये काम कौन करवा रहा है, लेंस खुद थोड़ी कर रहा है, आंसर इसमें लेंस भी दिया हुआ है, देखो लेंस भी दिया हुआ है, बट लेंस इज नॉट द आंसर। लेंस को तो करवाया जा रहा है, कोई ना कोई उसको कंडक्ट कर रहा है, कोई उसकी हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, सिलेरी मसल, पक्षमापी पेशियां। सिलेरी मसल का दूसरा नाम है पक्षमापी पेशियां, सिलेरी मसल तो इंग्लिश में कहते हैं, तो देखो ये आंसर है सिलेरी मांसपेशियां। सिंपल है, आगे चलें, और ज्यादा डिटेल लेनी है वीडियो में, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में बताया हुआ है। अगला देखें आप, कि प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है, तो डायरेक्ट आंसर बताता हूं इसका मैं। देखो हमारा जो रेटिना होता है, रेटिना में दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, छड़ी आकार की, दूसरा शंकु आकार की। हमारा जो रेटिना है, दृष्टिपटल है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, छड़ी आकार, शंकु आकार। शंकु, शंकु जानते हो, कोन होता है जो इस टाइप में, ये कोन होता है, और छड़ी होता है बेलनाकार। ठीक है, छड़ी आकार या बेलनाकार, दूसरा शंकु आकार या कोन शेप, दो टाइप की कोशिकाएं सेल पाई जाती हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये इनके दो अलग अलग काम है। जो छड़ी आकार की कोशिका है ना, ये क्या है, प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है, ये प्रकाश की तीव्रता को अनुभव करती है, प्रकाश की तीव्रता में बताती है भाई प्रकाश कितना तीव्र है, प्रकाश की तीव्रता के लिए सेंसिटिव होती है, प्रकाश की तीव्रता के लिए संवेदनशील होती है, कौन, छड़ी आकार यानी बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, कौन, कोशिका, किसमें होती है, रेटिना में। और वहीं दूसरा जो कोन आकार की कोशिका जो रेटिना में पाई जा रही है, ये क्या करती है फिर, ये कलर बताती है, किसी वस्तु का कलर, कलर की, कलर की जांच करती है, कलर के बारे में बताती है, कलर के लिए संवेदनशील होती है, कलर की जानकारी देती है कोन शेप, शंकु आकार। वहीं दूसरी ओर छड़ी आकार जानकारी देती है प्रकाश की तीव्रता, कि किसी वस्तु में कितनी तीव्रता है प्रकाश की, दैट्स इट। इसका आंसर क्या होगा फिर तीव्रता के लिए, बताओ, छड़, छड़ माने इंग्लिश जरूर देखा करो, छड़ माने सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप की कोशिकाएं, आंसर है छड़ तंतु। आगे चलते हैं, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, देखो कल ही मैंने बताया है, प्लीज जरूर देखें आप उस मेरे वीडियो को, मैंने दो टॉपिक, दो क्लासेज में दो वीडियो हैं छोटी छोटी 50-50 मिनट के लगभग, एक में मैंने पूरा तरंग बताई है, दूसरे में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और मैं फिर बता रहा हूं आरएएस के लिए, आरएएस मेंस हो चाहे प्री, विद्युत चुंबकीय तरंग आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है प्री में भी मेंस में भी, और समझ में आ जाएगा, आप देखना एक बार वीडियो। तो इसमें क्या है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक है, तो कल ही मैंने पढ़ा है, दोबारा मैं रिवाइज कराता हूं। देखो ये 7 होते हैं स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंग ये होती है, रेडियो, माइक्रोवेव तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है,
क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो पूरा पढ़ना है तो फिर आप वीडियो मेरी आराम से देख लेना प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखो रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। तो डायरेक्ट मैं बताता हूं, जो रेडियो होती है, रेडियो वेव, ये क्या होती है, सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है इसकी, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है, पहला गुण इसका रेडियो का। दूसरा गुण, सबसे कम इसकी क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी। तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ, रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में उल्टा रिलेशन है, तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा आवृत्ति उतनी कम, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा रेडियो की और आवृत्ति कम, और जितनी ज्यादा आवृत्ति उतनी ज्यादा एनर्जी, आवृत्ति में और एनर्जी में सीधा संबंध है। तो आवृत्ति इसकी कितनी, रेडियो की कम है, तो ऊर्जा भी कम होगी इसमें। तीसरा इसका खासियत, रेडियो की सबसे कम ऊर्जा। अब क्या होगा, ये घटते क्रम में है, और जैसे ही गामा पे आएंगे ना बच्चों, गामा में क्या होगा, तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम होगी, आवृत्ति सबसे ज्यादा, और जहां आवृत्ति सबसे ज्यादा वहीं ऊर्जा सबसे ज्यादा। ये घटते हुए क्रम में है, तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम और आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है ये याद कर लेना। बाकी का मैंने इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ाया, पढ़ लेना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है साहब। क्वेश्चन कह रहा है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी कौन सा है, ये वाला अल्ट्रावायलेट, ये दिस इज, ये कह रहा है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक है, और ऊर्जा किससे जुड़ी है बताओ आप, आवृत्ति से। अर्थात पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति किससे ज्यादा है, ऊर्जा उससे ही ज्यादा होगी। बताओ इसमें देख लो आंसर में कि अवरक्त किरणों से ऊर्जा ज्यादा है या नहीं है। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति जिससे ज्यादा है ना, आवृत्ति जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा ऊर्जा। तो इन चारों ऑप्शन में ये देख लो कि पराबैंगनी किरण की आवृत्ति इन चारों में किससे ज्यादा है, अवरक्त, गामा, एक्सरे, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया भाई। ये जो 7 तरंग दे रखी है ना, ये इनमें अंतरिक्ष तो कहीं दिख नहीं रहा, तो अंतरिक्ष तो आंसर ही नहीं है इसका, खत्म। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग ही नहीं है, कॉस्मिक वेव है, ये खत्म हो गया। 3 में से ढूंढना है हमें ऑप्शन। तो ये देख लो बस, ऊर्जा का संबंध है आवृत्ति से, जितनी ज्यादा आवृत्ति उतनी ज्यादा ऊर्जा, राइट। अब ये देखना आवृत्ति किससे ज्यादा पराबैंगनी किरणों की, देख लो आप यहाँ पे पराबैंगनी किरण कहाँ है, ये रही। आवृत्ति किससे ज्यादा है बताओ, इनमें इससे ही ज्यादा है बस, इंफ्रारेड से ज्यादा है इन ऑप्शन में, इंफ्रारेड से आवृत्ति ज्यादा है अवरक्त किरणों की, इसीलिए ऊर्जा भी ज्यादा होगी पराबैंगनी किरणों की अवरक्त किरणों से। क्योंकि गामा और एक्सरे तो सबसे ज्यादा आवृत्ति में आती हैं, गामा की सबसे ज्यादा, उससे कम एक्सरे। देख लो आप चाहे, ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है इसमें दिख रहा है। तो आंसर इज अवरक्त किरणें। क्यों, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति अवरक्त किरणों से ज्यादा है, दैट्स वाई ऊर्जा भी ज्यादा है, क्योंकि आवृत्ति और ऊर्जा में सीधा संबंध है। और इतना ज्यादा फिर पूरा पढ़ेंगे तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा इसके बारे में। क्यों, ये बड़ा टॉपिक है और बहुत मजेदार है, आप जरूर देखना टाइम मिले तो आपको। अगला क्वेश्चन 7वां, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। एक ही ऑप्शन है, एक ही आंसर है यदि पता होगा तो, वरना वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं हम। आंसर है इसका विकिरण। क्यों, इसका इंग्लिश देखना आप, रेडिएशन कहते हैं ना। मैं क्यों कहा मैंने एक ही आंसर है, क्योंकि इसकी इंग्लिश देखोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है बाइलिंगुअल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो जब भी आंसर आए तो आप इंग्लिश में जरूर देखा करो, ऑप्शन का आंसर मतलब दोनों देखो, हिंदी भी इंग्लिश भी, जल्दी जल्दी। क्योंकि इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं विकिरण को, तो हम ये बोलते हैं यार सूर्य से रेडिएशन निकलती है, पढ़ा होगा यार हमने अखबार में कहीं भी, बुक में, सूर्य से रेडिएशन निकल रही है, विकिरण निकल रहा है। तो वो विकिरण यही है कि विकिरण के रूप में ऊर्जा आ रही है सूर्य से, फिर कहा सूर्य से विकिरण के रूप में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है विकिरण। और विकिरण की एक खासियत है, देखो बाकी का तो ये पूरा ज्योग्राफी में दे रखा होगा, पार्ट है ज्योग्राफी का, पर साइंस में भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो विकिरण की एक खासियत है क्या, कि विकिरण, जैसे कहां बताऊं मैं, यहां बता देता हूं। जैसे ये सूर्य बच्चों सन, और ये अर्थ है अर्थ। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, ऐसे आ रहा है, यूं आ रहा है ऐसे। अब बीच में वातावरण होगा, सूर्य से प्रकाश चला अर्थ तक आ गया, तो बीच में कोई ना कोई वातावरण भी तो होगा, एटमॉस्फेयर होगा, कहीं पे अंतरिक्ष होगा, निर्वात होगा, कुछ तो होगा बीच में, उसको गर्म नहीं करता। विकिरण की खासियत, वो सीधा लक्ष्य पर पहुंचता है, बीच वाले वातावरण को,
बीच वाले माध्यम को कोई इफेक्ट नहीं करता, वो उसको अफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी उसको प्रभावित नहीं करता है। विकिरण की ये खासियत है, विशेषता है। बाकी कई ज्योग्राफी में है आपके, पढ़ना जरूर आप। ठीक है, तो ये करता क्या है बता दिया मैंने कि विकिरण में जैसे स्रोत से लेकर जहां लक्ष्य तक जाना है प्रकाश को, या जो भी चीज जा रही है विकिरण के माध्यम से, वो प्रकाश वहां प्रभावित नहीं करेगा माध्यम को, डायरेक्ट पहुंच जाएगा लक्ष्य को, डायरेक्ट। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग, ज्योग्राफी में है पर मैं बता देता हूं कि पृथ्वी का जो वातावरण है, पृथ्वी का जो वातावरण है, क्या वो सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है? सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थ जो रेडिएट करती है उससे गर्म होता है, कि सीधा पृथ्वी पे आ गया, पर पृथ्वी गर्म होके छोड़ेगी वापस, हीट को वापस छोड़ेगी। पार्थिव विकिरण कहते हैं जैसे, पार्थिव विकिरण मतलब अर्थ ने जो विकिरण किया, अर्थ ने जो एनर्जी रेडिएट की, उससे वातावरण गर्म होता है। सूर्य के प्रकाश से गर्म नहीं होता, सूर्य तो सीधा अर्थ पे ही आके गिरेगा, वहीं गर्म करेगा अर्थ को ही, माध्यम को गर्म नहीं करता वो। तो ये विकिरण होता है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर है विकिरण। और अंतिम क्वेश्चन, फिर विद्युत चुंबकीय तरंग आ गया शायद। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण कैसे होता है? तो देखो वही है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक बार पढ़ लेना, फिर भी मैं 2 मिनट ब्रीफ कर देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंग को कहते हैं अयांत्रिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। अयांत्रिक, अयांत्रिक का मतलब जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई यंत्र नहीं चाहिए गमन करने के लिए, अर्थात इनको माध्यम नहीं चाहिए होता है। और नाम में क्लियर है कि विद्युत चुंबकीय, यानी विद्युत भी है चुंबकीय भी है, ये विद्युत के गुण भी हैं, विद्युत क्षेत्र भी होता है इसमें, इस तरंग में, और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो जहां भी ये दोनों आ रहे हैं उत्तर में वही आंसर होगा। देखो ये कह रहा है इसका संचरण होगा विद्युत क्षेत्र के लंबवत, आगे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, दोनों के लंबवत। ऑब्वियसली बात है दोनों के लंबवत, क्यों? इसमें विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इस तरंग में विद्युत वाली गुण भी हैं और चुंबक वाले गुण भी हैं, तो ये दोनों के लंबवत गमन करेगा, भेदभाव नहीं करेगा कि विद्युत ही विद्युत है या चुंबक ही चुंबक है, नो, दोनों। अभी आंसर के हिसाब से इतना ही है, बाकी का वीडियो देखना, टोटली समझ में आ जाएगा। मुझे मतलब मैं कम समय में भी जितना आपको बता पाया शायद वो अच्छा रहा होगा। बाकी का पढ़ते रहें, जुड़ते रहें और पेपर देते रहें फ्री में। शनिवार को जरूर एक पेपर, कोशिश होगी कि हो, हर वीक में शनिवार को एक पेपर जरूर होगा, कोशिश होगी 99%। ठीक है, पढ़ते रहें आप। है जो और कोई समस्या हो यू कैन कमेंट। थैंक यू, टेक केयर।